Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today's topic of lecture is nomenclature of unbranched alkyl groups and branched alkyl groups. आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. फर्स्टली हम अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. उसके बाद हम ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप्स होते क्या, अल्काइल ग्रुप की जनरेशन कैसे होती है, अल्काइल ग्रुप के लिए प्रीकर्सर कौन सा होता है. मींस अल्काइल ग्रुप ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कहाँ से बनते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको यूटिलाइज करके, जिनको इस्तेमाल करके हम अल्काइल ग्रुप्स बना सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्टली जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स की जनरेशन के लिए, वो है हमारे पास अनब्रांच्ड अल्केन्स. अनब्रांच्ड अल्केन से हम अगर अल्काइल ग्रुप जनरेट करें तो हमारे पास माइट बी पॉसिबल कि अल्काइल ग्रुप्स भी अनब्रांच्ड ही बने. ज़रूरी नहीं है कि अल्केन अनब्रांच्ड होगी तो अल्काइल ग्रुप भी अनब्रांच्ड होगा. पॉसिबिलिटी है, चांस है. जैसे कहते हैं ना कि चांस दोनों होते हैं. डिपेंड करता है कि हम प्रोसीजर कौन सा यूज़ कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप के जनरेशन के. हम अल्काइल ग्रुप को अल्केन से जनरेट करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसीजर को इस्तेमाल करके अल्काइल ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं. वो प्रोसीजर ये डिफ़ाइन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि बनने वाले अल्काइल ग्रुप्स ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं. तो अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे की जाती है, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमने पहले ये कहा कि अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाने जा रहे हैं. जब अल्केन से बन रहे हैं तो मीन्स अल्केन इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल का नाम भी अल्केन से ही डिराइव होगा. जो अल्केन का नाम होगा, जिस अल्केन से अल्काइल बनेगा, नाम का प्रीफिक्स वही रहेगा, नाम की स्टार्टिंग वही रहेगी, लेकिन नाम का एंड सफिक्स जो अल्केन का होता है, जिसे ANE लिखते हैं, उसे रिप्लेस कर देंगे YL से. मीन्स सफिक्स चेंज हो जाएगा नाम का, ANE की बजाय YL हो जाएगा, क्योंकि अल्केन अब कन्वर्ट हो गया है अल्काइल के अंदर. तो अल्केन को अल्काइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं. तो फर्स्टली क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स, तो वो कौन सी ऐसी अल्केन्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स जनरेट करती हैं. तो उनमें से पहला मेंबर अल्केन फैमिली का मीथेन, क्योंकि मीथेन के अंदर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं. अगर हम मीथेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और चारों हाइड्रोजन हमें देखने में सिमिलर लगते हैं. तो अगर इन चारों हाइड्रोजन्स में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, हम जिस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो मीथेन के अंदर मौजूद कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहेगी. मींस अब ये कार्बन अपने 3 बॉन्ड्स के साथ मौजूद है. मीथेन के अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे थे, लेकिन जब मीथेन के अंदर से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ग्रुप जनरेट होता है उसका नाम होगा मिथाइल ग्रुप, क्योंकि वो मीथेन से डिराइव हुआ है. और मिथाइल ग्रुप के अंदर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है. तो ऑब्वियसली इस कार्बन को अपनी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसी और के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा. तो ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर एज अ ब्रांच मौजूद होते हैं.
अल्काइल ग्रुप्स को किसी कार्बन चेन के ऊपर हम लगा सकते हैं, कहीं पे भी किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे ये मिथाइल ग्रुप अगर किसी हैलोजन के साथ लग जाए तो हमारे पास एक नई फंक्शनैलिटी, एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप किसी अल्केन के साथ अटैच हो जाए, किसी अल्केन की कार्बन चेन के साथ, ये मिथाइल ग्रुप किसी अल्कीन के ऊपर अटैच हो सकता है, ये मिथाइल ग्रुप किसी अल्काइन के ऊपर अटैच हो सकता है, ये मिथाइल ग्रुप किसी कार्बोनाइल पे अटैच हो सकता है। हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हैं। तो मिथाइल ग्रुप के अंदर क्योंकि कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। मिथाइल ग्रुप क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है, और मिथाइल इज़ द सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतनी कम नहीं, सिर्फ एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं। अब मिथाइल ग्रुप को अगर आप एब्रीविएशन के तौर पे लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? ME लिख सकते हैं, और ये डेजिग्नेट करता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा। इसी तरह से अगर हम मीथेन से नेक्स्ट मेंबर पे चले जाते हैं जो कि है ईथेन, तो ईथेन के अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर होता है CH3CH3, 2 कार्बन चेन के अंदर मौजूद है, और दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, और दोनों कार्बन चेन के अंदर टर्मिनल्स पे मौजूद है, क्योंकि टोटल 2 कार्बन है, तो एक लेफ़्ट पे मौजूद है, एक राइट पे मौजूद है, तो दोनों चेन के टर्मिनल्स पे मौजूद है। अगर आप इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपके पास जो ग्रुप जनरेट होता है वो कुछ इस तरह का ग्रुप होता है, जिसे हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। और इथाइल ग्रुप के अंदर भी क्योंकि एक कार्बन के बॉन्ड तो 4 पूरे हैं, लेकिन दूसरा कार्बन जिसका टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो चुका, वो टेंडेंसी रखता है कि वो किसी भी और स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टिविटी बना ले और बॉन्डिंग कर ले। तो इथाइल के लिए जो एब्रीविएशन यूज़ होता है, दिस इज़ ET। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज़ प्रोपेन। तो प्रोपेन के अंदर टोटल 3 कार्बन एटम मौजूद हैं। इनमें से 2 कार्बन एटम्स की नेचर तो सेम है, क्योंकि 2 कार्बन एटम, ये कार्बन और ये कार्बन, क्योंकि ये दोनों चेन के टर्मिनल्स पे मौजूद हैं, दोनों के ऊपर 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, दोनों को हम सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, लेकिन अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो तीसरे के अंदर क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ये जो 3rd कार्बन है प्रोपेन का, जो कि चेन के सेंटर में मौजूद है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। इस कार्बन की प्रॉपर्टीज़ टर्मिनल हाइड्रोजन से डिफरेंट होती हैं, सॉरी टर्मिनल कार्बन से। हमारे पास 2 कार्बन टर्मिनल कार्बन है, एक कार्बन सेंट्रल कार्बन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप भी जनरेट कर सकते हैं और अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हम, क्योंकि अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप इस स्ट्रक्चर से कैसे जनरेट होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर से हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, मीन्स प्रोपेन के अंदर से अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें, किसी एंड से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो अल्काइल ग्रुप जनरेट होगा, दिस इज़ एन प्रोपाइल। ये हमारे पास प्रोपाइल होगा, ये अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप होगा, और इसे डेजिग्नेट करने के लिए PR एब्रीविएशन यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। ब्यूटेन के अंदर टोटल 4 कार्बन्स मौजूद हैं, लेकिन इन 4 कार्बन्स में से 2 तो टर्मिनल कार्बन्स हैं, और इन दोनों टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन्स भी टर्मिनल हैं। लेकिन यहाँ पे वैरायटी के चांसेस और ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंट्रल कार्बन्स मौजूद हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से हम अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम टर्मिनल कार्बन्स में से, जो हमारे पास 2 टर्मिनल कार्बन्स हैं, इनमें से किसी भी एक टर्मिनल कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा।
जो कि अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है CH3 CH2 CH2 CH2, और इसे डेजिग्नेट करने के लिए हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं BU। ये तो है हमारे पास अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स, और हमने इन्हें जनरेट करने का मेथड भी पढ़ा। तो ये अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास यूटिलाइज कहाँ पे होते हैं? जब हम कोई भी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम आईयूपैक नेम्स पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, अल्कीन्स का पढ़ते हैं या अल्काइंस का पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे हमने इन्हें इसी तरह से नाम देना होता है। तो अब हम इन ग्रुप्स के अंदर मौजूद, क्योंकि वहाँ पे हमने इन ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करनी होती है, कार्बन्स की काउंटिंग कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स की जनरेशन कैसे की जाती है। तो हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स का। तो फर्स्टली हमारे पास ब्रांच के चांसेस कहाँ पे आते हैं? जब हमारे पास 3 कार्बन वाला कोई ग्रुप आता है या 3 कार्बन की एक कार्बन चेन आती है हमारे पास। जैसे कि मैंने प्रोपेन के केस में पीछे भी बताया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन्स के अंदर भी वैरायटी आ गई है और हाइड्रोजन के अंदर भी। हमारे पास टोटल 3 कार्बन हैं, जिनमें से 2 टर्मिनल कार्बन हैं और एक सेंट्रल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर अटैच हाइड्रोजन्स सेंट्रल कार्बन के ऊपर अटैच हाइड्रोजन से डिफरेंट होते हैं। अगर तो टर्मिनल हाइड्रोजन हम रिमूव कराते हैं तो हमारे पास अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप बनता है, जिसे हम प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ये प्रोपेन से डिराइव हुआ है। लेकिन अगर हम टर्मिनल कार्बन्स को एज इट इज़ रहने देते हैं, जैसा इस केस में है कि दोनों टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स अपनी टेट्रावेलेंसी के साथ उसी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या किया, सेंट्रल कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन्स थे, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से सेंट्रल कार्बन की वैलेंसी जो है वो 1 कम हो गई है, 1 पॉइंट कम हो गई है। तो अब सेंट्रल कार्बन ये चाहेगा कि वो किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाए ताकि उसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो। तो सेंट्रल कार्बन अब हमारे पास एक्टिव है बॉन्डिंग करने के लिए इस ग्रुप को, क्योंकि ये प्रोपेन से डिराइव हुआ है। लेकिन टर्मिनल हाइड्रोजन के रिमूवल की बजाय सेंट्रल कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करने के नतीजे में हमारे पास जो प्रोपाइल ग्रुप बनता है उसे हम सिंपली प्रोपाइल नहीं बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है इस चेन के अंदर, और उनमें से सेंट्रल कार्बन जो है वो चेन के साथ कनेक्टिविटी करेगा, और यहाँ पे जब चेन के साथ यहाँ से कनेक्टिविटी होगी तो ये जो चेन होगी ये हमें ब्रांच्ड नज़र आएगी। कैसे? क्योंकि इस चेन को हम कंसिडर, कनेक्टिविटी अगर यहाँ से होती है, इस जगह से हमारे पास कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच होता है, तो क्या होगा, जब हम काउंटिंग करेंगे तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 और 2 कार्बन, तो ये हमारे पास सेपरेट चेन में ये 2 कार्बन है जो कि हमारे पास इथाइल ग्रुप बना रहे हैं, और ये ग्रुप हमारे पास मिथाइल मौजूद है, तो हम इसे नाम 1 मिथाइल इथाइल भी दे सकते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक नेम है इस स्ट्रक्चर के लिए। उसके साथ ही हम ये बात करते हैं कि आइसोप्रोपाइल हमारे पास कॉमन नेम है, 1 मिथाइल इथाइल सिस्टमैटिक नेम है। हम नंबरिंग किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से हमारा ग्रुप मेन चेन के साथ अटैच होगा। जैसे ये ग्रुप जो है ये इस कार्बन से मेन चेन के साथ अटैच होगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 और 3, तो ये प्रोपाइल ही रहेगा क्योंकि तीनों कार्बन्स एक चेन में मौजूद हैं। जबकि इस केस के अंदर हमारे पास कनेक्टिविटी कार्बन की किसी भी चेन के साथ सेंट्रल कार्बन से होगी, तो सेंट्रल कार्बन के साथ जब कनेक्टिविटी होगी तो ये मिथाइल फिर हमारे पास एज अ ब्रांच मौजूद होगा, और हमारे पास जो चेन बनेगी वो 2 कार्बन चेन रह जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास 4 कार्बन ग्रुप्स हैं, जैसे कि ब्यूटेन है, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि N ब्यूटेन है हमारे पास, लेकिन ये भी पढ़ा है कि हमने इसके कुछ और आइसोमर्स भी होते हैं।
लेकिन फर्स्टली हम ये देखते हैं कि ब्यूटेन के अंदर टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन में से 2 टर्मिनल कार्बन्स हैं और 2 सेंट्रल कार्बन है। तो पहला केस है जब टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जिसके नतीजे में हमारे पास CH3 CH2 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 ग्रुप बना। दिस इज़ एन ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल चेन है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपली ब्यूटाइल ग्रुप होगा, जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर हम ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप जनरेट करना चाह रहे हैं, अगर हम ब्रांच्ड ब्यूटाइल ग्रुप जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सेंट्रल कार्बन्स में से किसी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे। तो हमारे पास ये केस बनेगा, जैसे ये CH3 है, CH2 ये एज इट इज़ मौजूद है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कराया है जो कि सेंट्रल कार्बन है, तो ये हमारे पास CH बन जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं रही, तो हमें इस कार्बन की कनेक्टिविटी किसी मेन चेन के साथ बनानी पड़ती है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। इसीलिए इसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन की एक वैलेंसी कम है, और इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये पूरा ग्रुप किसी भी चेन के साथ, किसी भी और फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। तो ये कार्बन, अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास टोटल 4 कार्बन पे मुश्तमिल है ये ग्रुप, और इसमें से जो कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, इससे हम इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, या फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ से कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी के बाद हमारे पास हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3, तो ये प्रोपाइल हो जाएगा, और एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ब्यूटेन सिर्फ N फॉर्म में, नॉर्मल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में नहीं बल्कि ब्रांच्ड फॉर्म में भी पाया जाता है। ब्यूटेन का एक आइसोमर भी होता है जिसे कहते हैं आइसोब्यूटेन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 3 कार्बन टर्मिनल कार्बन हैं और 1 कार्बन सिर्फ सेंट्रल कार्बन है। तो यहाँ पे आइसोब्यूटेन के अंदर अगर हम टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास अल्केन ब्रांच्ड है। जब अल्केन ब्रांच्ड होगी तो फिर उसके नतीजे में बनने वाला अल्काइल ग्रुप हमेशा ब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन एक रिमूव कर देते हैं कहीं से भी, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि हमारे पास 3 टर्मिनल कार्बन है और 9 टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो कोई एक टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कराने के नतीजे में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH CH2 CH3। तो ये जो CH2 है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फिर 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ अटैच है, और एक बॉन्ड इसका अनसेटिस्फाइड है, बना हुआ नहीं है, तो ये कार्बन यहाँ से अटैच होगा किसी भी चेन के साथ, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये हमारे पास ये जो चेन है कनेक्टिविटी जहाँ से हो रही है वो ये कार्बन है, और हम इस कार्बन से नंबर 1 देंगे, उसके बाद नेक्स्ट को नंबर 2 और नेक्स्ट को 3, तो हमारे पास 3 कार्बन हैं टोटल चेन के अंदर, और चेन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर सिस्टमेटिक नेम देखें तो चेन का नाम प्रोपाइल होगा ड्यू टू 3 कार्बन्स इन द स्ट्रेट चेन, और उसके ऊपर जो सब्सटीट्यूशन है वो एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेन के ऊपर 2 है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल इस अल्काइल ग्रुप का नाम होगा, जो कि सिस्टमेटिक नेम है। लेकिन अगर हम इसे कॉमन नेम देना चाहें अपनी आसानी के लिए, तो दिस इज़ आइसोब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से टर्मिनल हाइड्रोजन निकालने के नतीजे में बने। पीछे तो आपने आइसो के केस में क्या किया था, सेंट्रल हाइड्रोजन निकाला था, वो था प्रोपेन का केस, क्योंकि प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता और प्रोपेन के पास एक ही सेंट्रल कार्बन था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 सेंट्रल कार्बन्स थे, तो वो उन्होंने आपस में रीअरेंज हो गए वो चेन के अंदर, हमारे पास ये सेकेंड आइसोमर बनता है, दिस इज़ आइसोब्यूटेन। अगर हम आइसोब्यूटेन का टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आइसोब्यूटेन में से सेंट्रल कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कराया जाए तो तब क्या बनता है? तो तब भी हमारे पास एक ग्रुप जनरेट होता है, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्योंकि अब ये कार्बन देखें, ये सेंट्रल कार्बन था जिससे आपने हाइड्रोजन रिमूव कराया है, ये वाला कार्बन। तो जब आप इससे हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे
तो आपके पास जो ग्रुप बनेगा वो टर्शरी ब्यूटाइल होगा, क्योंकि ये टोटल 4 कार्बन हैं, लेकिन जिस कार्बन ने मेन चेन के साथ बॉन्डिंग करनी है वो कार्बन इटसेल्फ 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, इसलिए हम इस सेंट्रल कार्बन को टर्शरी कार्बन कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन नेम है और कॉमन नेम के अंदर सारे के सारे कार्बन्स के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और इसका IUPAC नेम होगा 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, क्योंकि ये दोनों कार्बन्स इथाइल का पार्ट और ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स। तो वो कहता है कि हमारे पास 4 अल्काइल ग्रुप्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, मतलब 4 कार्बन अगर हमारे पास ग्रुप है, जो हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास 4 कार्बन ग्रुप है तो हमारे पास 4 अल्काइल ग्रुप्स बन सकते हैं, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। एक तो अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप बना है, लेकिन 3 ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स बने हैं, जिसमें हमारे पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप बना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बना है और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बना है। तो वो कहते हैं कि 2 हमारे पास ब्यूटेन से डिराइव हुए हैं, जैसे कि ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और 2 हमारे पास आइसोब्यूटेन से डिराइव हुए हैं, जिनमें एक आइसोब्यूटाइल है और एक टर्शरी ब्यूटाइल है। तो अब इन स्ट्रक्चर्स का हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप मेन चेन के ऊपर लगा हुआ है अल्केन के नोमेनक्लेचर में, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि वो कार्बन जो कि चेन के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन ये खुद टोटल हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल है क्योंकि प्रोपेन से डिराइव हुआ है, लेकिन प्रोपेन के सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करने के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसका नाम है आइसोप्रोपाइल या 1 मिथाइल इथाइल भी कहते हैं। इस तरह से हम इसे नेमिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सब्सटीट्यूशन देखें तो ये सब्सटीट्यूएंट है और इस सब्सटीट्यूएंट के अंदर टोटल 4 कार्बन है। इसका मतलब है कि ये कोई ब्यूटाइल है, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से बना है। ये नॉर्मल ब्यूटेन से तो ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता था। अगर नॉर्मल ब्यूटेन में तो 2 ही टर्मिनल कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल कार्बन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मिथाइल ग्रुप्स कितने। तो नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर तो 2 ही मिथाइल ग्रुप्स हैं, लेकिन आइसोब्यूटेन के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि एक मिथाइल एज अ ब्रांच भी मौजूद होता है, इसीलिए तो इसे आइसोब्यूटेन कहते थे। और आइसोब्यूटेन से बनने वाला अल्काइल ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, क्योंकि वो कार्बन जो चेन के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है वो मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नियोपेंटाइल ग्रुप भी है। नियोपेंटाइल ग्रुप क्या होता है जनाब, अगर हमारे पास टोटल 5 कार्बन है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे आई थिंक सो आपको इस लेक्चर के अंदर आइसो नियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आइसो के केस में एक ब्रांच होती है और नियो के केस में अल्काइल ग्रुप के ऊपर 2 ब्रांचेज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, जैसे आइसोप्रोपाइल है तो इस चेन के ऊपर एक ब्रांच है। इसी तरह से हमने आइसोब्यूटाइल भी देखा, तो यहाँ पे हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल देखें तो इस चेन के ऊपर सिर्फ एक ब्रांच मौजूद है। तो ये आइसोब्यूटाइल कैसे बना, आइसोब्यूटेन से बना, वो तो पूरी डिटेल हमने पढ़ी, लेकिन ये देखें कि इस अल्काइल चेन के ऊपर एक ब्रांच मौजूद है, जबकि इस कार्बन चेन के ऊपर देखें, मतलब ये हमारे पास 2 ब्रांचेस मौजूद हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम पेंटेन के केस में ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे देखें टोटल 5 कार्बन का स्ट्रक्चर था, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं और 2 ब्रांचेस के तौर पे मौजूद हैं। तो हम इसे नाम देते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप, क्योंकि ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर 2 ब्रांचेस लगी हों उसे हम नियो कहते हैं। और टोटल 5 कार्बन है, क्योंकि ये कॉमन नेम है तो नियोपेंटाइल ग्रुप होगा। लेकिन अगर IUPAC नेम देखें तो ऑब्वियसली या सिस्टमेटिक नेम जिसे हम कहते हैं तो 2,2 डाईमिथाइल, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी उस कार्बन से जो कि मेन चेन के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है, उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। ये सारी चीज़ें हम पीछे डिटेल में पढ़ के आए हैं। इसे नेमिंग देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं अल्काइल ग्रुप्स के बारे में, उनकी जनरेशन के बारे में, उसके बाद उनकी नेमिंग के बारे में, हमारे पास किस तरह से अल्काइल ग्रुप्स जनरेट होते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप को
कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो इस के अंदर, या आप कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को दबा लें ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हों तो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।